नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन रहा और बजट का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश करी, तो वहीं सदन की कार्यवाही से पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता करी और वार्ता में गुरुवार को पेश किए गए उत्तराखंड के बजट की प्रमुख बातों को मीडिया के सामने रखा। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए बजट की मुख्य बातें। तो हम आपको बता दें, त्रिवेंद्र सरकार की ओर से कल जो बजट पेश किया गया है उसकी मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में इस बार बजट जो है वो बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में बजट बढ़ा दिया गया है और भी बहुत प्रमुख बातें हैं जो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना में राशि यहां पर बढ़ाई गई है। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सरकार की ओर से कल बजट पेश किया गया था, उसके बाद में आज उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उनकी ओर से बजट में जो भी प्रमुख बातें थे वो यहां पर लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं त्रिवेंद्र सरकार की ओर से मुख्य बातें। कई योजनाओं के माध्यम से पलायन को रोकने की प्रयास यहां पर किया जा रहा है, ये बात उनकी ओर से कही गई है बजट के दौरान। साथ ही आपको ये भी बता दें, एयर कनेक्टिविटी के लिए भी 181 करोड़ की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो आपको बता दें, एयर कनेक्टिविटी के लिए यहां पर त्रिवेंद्र सरकार की ओर से 181 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के बजट में भी यहां पर 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। त्रिवेंद्र सरकार की बजट की मुख्य बातें ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में भी 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। बैग और जूता निःशुल्क देने के लिए यहां पर 24 करोड़ की बजट में व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें, स्कूलों में स्टूडेंट्स को जूते और बैग जो है वो फ्री में दिए जाएंगे, उसके लिए भी यहां पर व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री घसियारी योजना के लिए यहां पर 25 करोड़ की व्यवस्था यहां पर त्रिवेंद्र सरकार की ओर से अपने बजट में देने की बात यहां पर कही गई है। तो आपको बता दें, त्रिवेंद्र सरकार की ओर से बजट की मुख्य बातें। उत्तराखंड पुलिस महिला कमांडो ट्रेनिंग में देश का चौथा राज्य बन गया है, ये बातें त्रिवेंद्र सरकार की ओर से मुख्य बजट में कही गई है। सीमांत क्षेत्र विकास के लिए यहां पर 20 करोड़ का बजट रखा गया है। तो आपको बता दें, सीमांत क्षेत्र विकास के लिए यहां पर त्रिवेंद्र सरकार की ओर से 20 करोड़ का बजट रखा गया है। पलायन रोकने के लिए यहां पर 18 करोड़ रुपए बजट में इस दौरान पेश किए गए हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड से लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए भी यहां पर बजट के में राशि दी गई है। 3 करोड़ 60 लाख महिलाओं के लिए भरण पोषण के लिए यहां पर पैसे निर्धारित किए गए हैं। इतने रुपए, इतना बजट यहां पर सरकार की ओर से दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह का बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। जो है वैसे संतुलित बजट कहा जा सकता है, लेकिन व्यापारियों के दृष्टिकोण से यह बजट व्यापारियों के लिए इतना अनुकूल नहीं रहा। जिस तरह से कोरोना में व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ और व्यापारियों को उम्मीद थी कि कुछ सरकार से राहत मिलेगी, और ऐसा इस बजट में नहीं दिखाई दिया गया। जैसे कि सरकार द्वारा ये कहा गया कि कुछ कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए जूते और कुछ बुक्स वगैरह फ्री प्रोवाइड की जाएंगी, तो उससे छोटे व्यापारियों को तो नुकसान ही है। दूसरा क्या नाम है, जैसे पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सरकार अगर चाहती तो इसमें कुछ सब्सिडी देती 2 या 3% की, तो उससे क्या होता कि माल भाड़ा कम होता। तो हमें बहुत उम्मीद थी कि सरकार हमारे भविष्य के लिए या कुछ जैसे हमारे जैसे जो बच्चे आज मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ नई योजनाएं लाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सरकार की तरफ से हमारी को कोई भी सहायता नहीं मिली और जिससे ज़्यादा उत्साहजनक कोई समझ में नहीं आया। मतलब कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा। बहुत दुखद हुआ हमें ऐसा सुनकर कि हमारे लिए भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। सरकार ने अपना बजट उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तुत किया, ना ही बेरोजगारों के लिए रोजगार ढूंढा, ना ही जितनी देश में महंगाई हो रही है उस महंगाई पर मुख्यमंत्री जी ने चुप्पी साधे रहे। अन्य घोषणाओं को कहा, जैसा कि सर्वविदित है कि जो मुख्यालय या ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया जाता है तो उसका एक नियम निर्धारित है कि हवाई यात्रा, रेल यात्रा और बस यात्रा ये तीनों ही सुलभ होनी चाहिए। आम आदमी का गैरसैंण से कोई लेना देना नहीं। जहाँ उन्होंने मुख्यालय बनाया, व्यक्तिगत गाड़ियों से लोग बाग पहुँचेंगे, बस से पहुँचेंगे तो उन्हें 1.5 दिन का सफ़र तय करना पड़ेगा, लेकिन रेल की सुविधा नहीं है। मेरा मानना ये है कि जहाँ ये तीनों ही यात्राएं करने की सुलभता हो
उस क्षेत्र को मुख्यालय बनाना चाहिए। हमने जो बजट देखा, निश्चित ही चुनावी बजट कहेंगे, इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि सरकार ने जो पैसा दिया विभागों को तो दिया है, लेकिन आम जनता का कोई ख्याल नहीं रखा। महंगाई पर कोई लगाम लगती नहीं दिख रही। और जैसा कि हम जानते हैं ये चुनावी बजट है, जनता का ख्याल रखना चाहिए था सरकार को। और बड़ा अफसोस है कि कहीं से कहीं तक कोई राहत दी नहीं गई है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए था। दुखद विषय है। जैसा कि हम जानते हैं इस बार पहली बार बजट लाइव प्रस्तुत हुआ, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई। और हम सोच रहे थे लाइव बजट में निश्चित ही जनता को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन वो जनता के लिए सब कुछ भूल गए और अपने विभागों तक ही सीमित रह पाए। बड़ा अफसोस रहा इस बात का। तो आपने सुना किस तरीके से लोगों की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। कुछ लोगों ने बताया है कि सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है वो हमारे हित में है, हमारे वर्ग का यहाँ पर खासा ख्याल रखा गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स की ओर से और कुछ वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जिनकी ओर से निराशा जाहिर की गई है, जिन्होंने कहा कि सरकार से बेहद उम्मीदें थी कि इस बजट में कुछ ख्याल हमारे वर्ग का भी रखा जाएगा, लेकिन इस बार सरकार की ओर से बजट में कुछ भी खास नहीं रहा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इस बार का बजट कितना खास रहा और जो लोगों की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर यह बजट कितना उतरा है। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें आरपी रतूड़ी जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी से हमारे साथ सुरेश जोशी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास गणेश जी आना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना होगा बजट को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक और जहां पर सरकार के तमाम लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि ये बजट जो है वो लोगों की तमाम समस्याओं को, जो उम्मीदें थी उन सबको ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। लेकिन साथ ही आम लोगों की बात करें या तमाम विपक्षियों की बात करें तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से एक संतुलित बजट भी यहाँ पर पेश नहीं किया गया। गणेश सर, आपकी प्रतिक्रिया, आपको ओवरऑल कैसा लगा? जी, ओवरऑल बजट देखें मिशन 2022 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जी, कोरोना संकट के बाद त्रिवेंद्र सरकार का यह बजट आकर्षक और लुभावना तो है ही, लेकिन उम्मीद भी जगाता है। 57,400 करोड़ का यह बजट कई विकास कार्यों के लिए और बजट का आवंटन किया गया है। ठीक नजर आ रहा है। महिलाओं का ध्यान रखा गया है और नौकरी पेशा तमाम युवा कल्याण, अलग अलग विभागीय बजट, जैसे कुछ साथी कह रहे थे, विभागीय पूरा ध्यान रखकर बजट बनाया गया है। स्वास्थ्य को लेकर हम देखें तो स्वास्थ्य में एक नई योजना के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। शायद वो योजना एकदम नई भी नहीं है जी। हेल्थ सिस्टम परियोजना के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से कुछ अस्पतालों को क्लस्टर पद्धति के अनुसार विकसित करने की बात कही गई है। इसके लिए इन्होंने 200 करोड़ का बजट रखा गया जी। और मानसिक चिकित्सालय की बात करें, पूरे प्रदेश में जरूरत है, लेकिन उन्होंने एक अस्पताल को ही 100 बेड का करने की बात कही है। और आपका मेडिकल कॉलेजों को 3 नए बनाने की बात कही कि 3 नए जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके लिए भी ठीक ठाक बजट इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन बात करते हैं कि धरातल पर ये परियोजनाएं कैसे उतर पाएंगी, इस पर फिलहाल बजट पर इतना गहन अध्ययन जी। गणेश जी, मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की ओर से बजट जो है वो संतुलित बजट यहाँ पर पेश किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की ओर से अगर बहुत सारी अच्छी योजनाएं यहाँ पर चला दी गई है, घोषणाएं यहाँ पर कर दी, तो उनको धरातल पर उतारना सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा? सबसे बड़ा सवाल गणेश जी यही हमारे पास निकलकर सामने आ रहा है। दोबारा आपका रुख करेंगे। बिल्कुल सुरेश, और इसमें एक पॉइंट और जोड़ देना चाहता हूँ मैं। मेडिकल कॉलेज की बात करी, इन्होंने 3 मेडिकल कॉलेजों को विकसित करने की बात कही है, रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। लेकिन उससे पहले हम जो हमारे पास ऑलरेडी जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं, दून, श्रीनगर और हल्द्वानी, इनको ठीक से विकसित करना चाहिए था। इसके लिए बिल्कुल एज कंपेयर कि आप नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं। अल्मोड़ा में जो मेडिकल कॉलेज है, बस ये लास्ट पॉइंट, अल्मोड़ा में जो मेडिकल कॉलेज है उसे हम कह रहे हैं कि 2021 में शुरू कर देंगे, लेकिन धरातल पर हम उसे देखें कागजी आंकड़ों को अलग रख करके 50 डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ पे, लेकिन अभी तक 19 डॉक्टर वहाँ पे चयन नहीं किए जा सके हैं। जो डॉक्टर हैं वो भी वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको सुविधाएं नहीं दी गई है। उनके लिए सड़क की सुविधा नहीं है, उनके लिए कमरों की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि टॉयलेट तक की सुविधा नहीं दी गई है। और हम कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतर। ठीक है गणेश जी, आपकी ओर से जो बातें उठाई गई है, बिल्कुल सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इनका जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, आपने सुना किस तरीके से गणेश जी की ओर से बातें कही गई हैं, और उससे पहले आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि हर वर्ग का ख्याल रखने की बात सरकार की ओर से बजट से पहले कही गई थी, लेकिन इस दौरान जब बजट पेश किया गया तो हमारे लिए कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। और अभी कुछ बातें गणेश जी की ओर से भी कही गई है, आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए प्रीति जी, जब कोई भी बजट अगर सरकार प्रस्तुत करती तो निश्चित तौर पर उस पर हर वर्ग का और हर क्षेत्र का ध्यान रखना उसके लिए बहुत जरूरी और आवश्यक होता है। देखो ये बजट जो हम लोगों ने अभी प्रस्तुत किया है, इस बजट में अगर आप समूचे बजट को बहुत विस्तृत रूप से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 57,000 करोड़ का जो हमारा बजट है, अगर उस बजट को हम लोग देखेंगे तो लगभग 33,000 करोड़ रुपया तो ऐसा होता है कि जो हमारी पेंशन की मद में, जो हमारी वेतन की मद में, और साथ ही जो हमारे पहले जो हम लोगों ने पैसा बाहर से लिया उसकी ब्याज की मद में, इस तरह की मदों में पैसा निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद जो शेष पैसा बचता है उसको हमने पूरे स्टेट को बांटना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इस बजट में आप लोग देखेंगे कि अगर हम कृषि के क्षेत्र को उठाते हैं तो हमने जो पर्वतीय क्षेत्र में बागवानी है या उद्यानीकरण है या वहां पर फ्लोरिकल्चर है, इन सब चीजों को कैसे इसका एक क्लस्टर बना करके कैसे काम कर सकते हैं, और बेसिकली उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि बस पलायन भी रुका और स्वरोजगार भी उससे जुड़े है, स्वरोजगार लोग अपना करें, उसके लिए भी धन की व्यवस्था की गई है। अगर हम फिर नीचे मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो हमने 250 करोड़ रुपए के लगभग जो गन्ना किसानों का पैसा हमने भुगतान करना होता है वो पैसा भी हमने उसमें रखा है। और साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में जो हमारी योजना एक तो पहले से चल रही है अटल आयुष्मान योजना, उस पर भी हम लोगों ने बजट में बढ़ोतरी की है। ठीक है, लेकिन सुरेश जी सवाल यही है ना, देखो आप यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप सरकार की ओर से यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे तो सरकार की ओर से जो भी घोषणाएं की गई है या जो भी इस बजट में महत्वपूर्ण और अच्छी बातें आम लोगों के लिए रही है वो तमाम बातों का जिक्र आप यहाँ पर करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि गणेश जी की ओर से कहा गया कि 3 मेडिकल कॉलेजेस और खोलने की बात, यूनिवर्सिटी खोलने की बात यहाँ पर सरकार की ओर से कही गई है, लेकिन पहले से ही जो 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको ही अगर सही तरीके से चला दिया जाता तो इन नए मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप खोलने की बातें तो कर देते हैं, जो पहले से खुले हुए हैं उनको तो ध्यान दे दीजिए पहले। देखिए प्रीति जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हमारे पहले से चल रहे हैं, और उन तीनों मेडिकल कॉलेजों में जितनी हम लोगों को सुविधा हम लोग दे सकते हैं वो सुविधा भी हम दे रहे हैं, और वहां पर सब्जेक्ट्स भी हमारे जो है कि लगातार उस पर पढ़ाई भी हो रही है। और जो पीजी के हमारे सब्जेक्ट हैं, पीजी के सब्जेक्टों में जो हमारे अभी सुशीला तिवारी में जहां पर अगर सर्जन की एक पद था पीजी कराने के लिए तो उसको हमने 2 किए, इस तरह से उस पर भी हम लोगों ने बढ़ोतरी की है तीनों मेडिकल कॉलेज में। अब जहां तक देखिए मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की बात है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब पिछले साल आई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई इसको अगले वर्ष हम लोग मतलब पिछले वर्ष ही जो ये अब जिसमें बच्चे जो नीट के अभी जाएंगे उनके प्रवेश देंगे, लेकिन कोविड के चक्कर में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, ये कोई अकेले अल्मोड़ा नहीं था। अगर कोविड का ये स्थिति नहीं आई होती तो शायद इस साल जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं नीट के वो सब अल्मोड़ा में लेते, लेकिन अभी भी हम लोग जो है कि उस पर पूरा वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार की जो नीट की परीक्षा होगी निश्चित तौर पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हम लोग चालू करेंगे। अब जहां तक देखिए 3 मेडिकल कॉलेज का बात है, रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, ये तीनों मेडिकल कॉलेज का जो बजटीय प्रोविजन है वो भारत सरकार के द्वारा हमको दिया गया है। लेकिन भारत सरकार ये कहती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब स्टेट पे लगता है तो उसकी रोड, पानी, बिजली, ये फैसिलिटीज जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने तीनों मेडिकल कॉलेज का इस वित्तीय वर्ष में प्रोविजन किया है। और मुझे लगता है कि उनके तो भारत सरकार ने कार्यदायी संस्थाएं भी जो है कि अलॉट कर दी हैं और बहुत जल्दी ये तीनों मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा। और हमारी कोशिश है देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हम कैसे अच्छा इसको करें, लेकिन दिक्कतें हैं, मैं इस बात को महसूस भी करता हूँ और हम लोग पहाड़ में रहते भी हैं, तो लेकिन उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि देखो एजुकेशन के फील्ड में भी अगर आप प्राइमरी एजुकेशन देखें, माध्यमिक शिक्षा देखें, हायर एजुकेशन देखें, तो तीनों एजुकेशन पे भी हम लोगों ने एक अच्छा बजटीय प्रोविजन इस बार किया है। अगर हम पंचायतों को देखते हैं तो पंचायतों के भवन टूट गए हैं या उस तरह की वहाँ विषम परिस्थितियां, ठीक है सुरेश जी, अब तो देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से बजट तो यहाँ पर पेश किए, बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, देखने वाली बात होगी कि जो वादे यहाँ पर किए गए हैं, जो घोषणाएं आप लोगों की ओर से यहाँ पर की गई है, वो घोषणाएं आने वाले दिनों में कितनी पूरी होती है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी जी, पहला सवाल तो मेरा यही कि जिस तरीके से लगातार आज तमाम विपक्ष के लोग जो हैं वो विधानसभा में गन्ने लेकर पहुंच गए, वहां पर नारेबाजी करने लगे। एक और सरकार कहती है कि हमारी ओर से संतुलित बजट यहां पर पेश किया गया है, साथ ही सरकार ये भी कह रही है जिस तरीके से कोविड की मार इस बार पूरे विश्व को झेलनी पड़ी है उसका कहीं ना कहीं इस बजट पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो समझने की बजाय यहां पर सरकार को लगातार
सुनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रीति जी, जी सवाल पहला बजट तो है नहीं इनका जी, ये चौथा बजट है और इससे पहले 3 बजट जो इन्होंने पेश किए जी, उसमें भी लोक लुभावने नारे तो बहुत दिए, लेकिन धरातल पे जरा नजर बताएं कि पलायन रोकने के लिए कितना बड़ा व्यापक इन्होंने कोई प्रबंध किया हो, कितने लोग अब तक वापस आए। जो कोरोना काल में उत्तराखंड के प्रवासी भाई लोग आए थे जी, जो लगभग 8.5 लाख के लगभग लोग आए थे, जरा उन्हें बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने लोगों को रोकने में कामयाब हुए। आज उनको जब रोजी रोटी के लाले पड़ गए, जब उनको लगा कि हमारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, फिर वापस चले गए बेचारे अपने अपने काम धंधों पर, यहाँ रुक नहीं पाए क्योंकि सरकार विफल रही। ये केवल लोक लुभावने नारे जरूर देते हैं पर धरातल पर कहीं पर दिखाई नहीं देता। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज और ये, अरे भाई हालत जरा देखो आप। दून मेडिकल कॉलेज के बाहर नर्सें जो हमारी स्टाफ नर्स हैं, ये उपनल के लोग जिससे हम पूरी मदद लेते थे, जिससे वो अस्पताल चल पा रहा था, वो सब आज हड़ताल पे हैं। आप तनख्वाह लेने के लिए बाजार पर निर्भर हैं, बाजार से आप कर्जा लेंगे तब आप तनख्वाह दे पा रहे हैं। आपके आय स्रोतों का आपने पिछली बार जो है वो इंडस्ट्रियल सबमिट की, तो जरा बताएंगे कि कितने इंडस्ट्रीज आपने कहा था कि रतूड़ी जी, लेकिन वो ये बात भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस बार वाकई वो ये मान तो रहे हैं ना कि अगर यहाँ पर कोविड-19 की वजह से जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी यहाँ पर बजट जो है उसमें थोड़ी कह सकते हैं कि ढिलाई देखने को मिली है, या फिर हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर चाहते हुए भी सरकार नहीं कर पाई। ये बात तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि कोविड की वजह से भी इस बार बजट जो है वो थोड़ा कम आया? जी, ये कोई अकेले उत्तराखंड का नहीं है और सवाल है कि अगर कोविड की मार थी तो भारत के प्रधानमंत्री को 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीदने की क्या जरूरत थी? ठीक है। कोविड की अगर मार थी तो नए संसद भवन के लिए 9,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? ठीक। तब कोविड की मार नजर नहीं आई। कर्मचारियों का डीए देने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है। लेकिन अपने शान शौकत में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री को वो 8,500 करोड़ का जहाज दिख रहा है कि मैं शान शौकत में कोई कमी नहीं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। ठीक है। तो आपको लगता है कि जानबूझ के सरकार की ओर से यहाँ पर बजट जो है वो जो पैसा बंगाल में लगा रहे चुनाव में वो कहाँ से आ रहा है? तब कोई कमी नहीं है। बिहार में लगा है तब कोई कमी नहीं है। ठीक है। केवल मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और आम आदमी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं। ठीक है, सुरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल गणेश जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। सुरेश जी, जो भी बातें अभी रतूड़ी जी की ओर से कही गई हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोविड-19 की बात बार बार कही जाती है तो उसके बावजूद भी और बातें उन्होंने बहुत सारी गिनवाई है कि उनका ख्याल क्यों नहीं रखा गया कोविड-19 को लेकर जब वो चीजें खरीदी गई? देखिए प्रीति जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं, कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के जो इनकी टॉप की लीडरशिप है, अगर इनकी बातों पर या इनके विषयों पर अगर कोई ध्यान रखने वाला होता, सुनने वाला होता, तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती और कांग्रेस के अंदर के लोग ही अपनी पार्टी के नेताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते। जब देश की जनता ही आपको सीरियसली नहीं ले रही तो बीजेपी तो आपको सीरियसली सर, उनकी ओर से जो सवाल किया गया ना सुरेश जी, आप उनका जवाब दीजिए। आप जी, ये इनके पास जवाब नहीं है ना, तब ये कांग्रेस पे आ जाते हैं। देखिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जवाब क्या है कि आपने रोजगार की बात की। आज प्रदेश के अंदर ये पहली सरकार है 20 वर्षों के अंदर बनी हुई जिस सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए 80,000 युवाओं को उत्तराखंड के बिना ब्याज के 1 से 3 लाख रुपए तक की धनराशि अभी तक आहरित कर दी है। ठीक है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अटल आयुष्मान योजना जो सिर्फ उत्तराखंड में लागू है, ये कहीं लागू नहीं है। भारत की जो सरकार की जो है वो आयुष्मान है, हमारी अटल आयुष्मान उसके साथ है जिसको हम सबको 5 लाख रुपए तक के बीमा में कवरेज कर रहे हैं।
और जिस दिन हमने सरकार 2017 में संभाली थी उस दिन जो है कि 108 की क्या तो सुरेश जी, आपको क्या लगता है कि विपक्ष की ओर से जो आप पर आरोप लगाया जाता है, जिस तरीके से गन्ना लेकर विपक्ष और विधानसभा में पहुंचा, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ विपक्ष का दिखावा है या विपक्ष जिस तरीके से सरकार के कामकाज को रोक नहीं पा रहा उसकी यहाँ पर भड़ास निकालने की कोशिश है? प्रीति जी प्लीज आप मुझे सिर्फ जो है कि 1 मिनट का समय दीजिए, मैं सारे बातों का जवाब दे देता हूँ। आप घड़ी देखिए 1 मिनट जी। देखिए, गन्ना किसानों के बकाये की जो आज ये लोग बात कर रहे हैं, जिस दिन ये सरकार छोड़ के गए थे उस दिन 650 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद दिया। और आज भी गन्ना किसानों का जो ये पिराई सत्र का जो बकाया है, उस बकाये का कल बजट में प्रोविजन कर दिया गया है। विद इन 10 and 20 डेज वो पैसा भी मिल जाएगा। ये उपनल की बात कर रहे हैं, 5 साल इन्होंने सरकार चलाई। अगर ये आज हम पे उपनल का आरोप लगा रहे हैं तो ये उपनल के कर्मचारियों को परमानेंट करके क्यों नहीं गए? ये वही लोग थे जिन्होंने उपनल के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, नहीं ये उस बात को भूल गए। आज ये कहते हैं कि भाई प्रदेश के अंदर जो सड़कों की स्थिति है, किस हालत में सड़कों को छोड़ गए थे, किस हालत में पेयजल छोड़ गए थे, किस हालत में शिक्षा व्यवस्था को छोड़ गए थे, ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए देखो, मैं आपको एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों, बिल्कुल देखिए जनता हमारे कामों को देख रही है और जनता की बड़ी पैनी नजर है और जनता इसका निर्णय करती है। देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो हर चीज में राजनीति ना करिए। जो राजनीति करने का विषय है उसको राजनीति करिए। ठीक है सुरेश जी, आपकी ओर से जो बातें कही गई है रतूड़ी जी से उनका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले गणेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप लगातार रतूड़ी जी और साथ ही सुरेश जी को सुन रहे हैं, उनकी ओर से बातें कही जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस आरोप प्रत्यारोप के अलावा अगर ओवरऑल बजट की हम बात करें, जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि संतुलित बजट इसे कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जहां पर सरकार को और भी ध्यान देने की जरूरत थी। तो आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर देखने को मिली है या फिर सरकार चाहते हुए भी वो कामकाज नहीं कर पाई? जी, जैसा कि सुरेश जोशी जी ने बोला जी कि अटल आयुष्मान योजना 5 लाख सभी को इलाज मिल रहा है, ये देश की बेहतरीन योजना है। मैं मानता हूँ बेहतरीन योजना कागजों में बहुत बेहतरीन चल रही है और इसके आंकड़े भी बेहतरीन हैं और तमाम लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन आज तक चंद प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इसमें सम्मिलित हो पाए हैं और 70% इलाज प्राइवेट अस्पतालों में ही मिलता है। उसके अलावा सरकारी अस्पतालों में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या दोगुनी तो जरूर कर दी है। ठीक है, हम मानते हैं 2017 में जो आंकड़े थे उसके डबल हो गए, करीब 2100 डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें उस तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। पिथौरागढ़ में ही देखें, अल्मोड़ा में ही पिछले 2 हफ्ते में दो डिलीवरी होने वाली 2 महिलाओं की मौत हो गई जी पिछले 2-3 हफ्ते में। लेकिन इस तरह की स्थितियां लगातार बन रही हैं। तो इस गणेश जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है या सरकार डॉक्टर्स की नियुक्ति तो कर देती है, उसके बावजूद गाइडलाइंस यहाँ पर नहीं बनाई जाती? योजनाएं तो बेहतर बन रही, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं कमी है। दूसरी बात एक और कही थी इन्होंने कि पीजी सीटें मेडिकल कॉलेज में बढ़ रही हैं। पीजी की सीटें पिछले कुछ समय तक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में करीब 100 होने जा रही थी, लेकिन इस समय घटकर वो 60-65 हो गई है। रेडियोलॉजी समेत कई विभागों में 0 हो चुकी है, जबकि धरातल पर देखने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर तो हम बहुत बातें कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, आंकड़ों को गिना लेते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा देते हैं, ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम बारीक से देखते हैं, धरातल पर देखते हैं, क्योंकि देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं कई बार, और इम्प्लीमेंटेशन कौन अधिकारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कुल मिला के कह सकते हैं गणेश जी की सरकार की ओर से योजनाएं तो आम इंसान की उनकी भलाई के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि चलाई जा रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन योजनाओं को चला दिया जाता है, धरातल पर उतरती है, आमजन को इसका फायदा मिलता है, ये नहीं मिलता। ये सरकार की ओर से जो तमाम देखरेख है वो कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। ठीक है गणेश जी, आरपी रतूड़ी जी, जिस तरीके से अभी सुरेश जोशी जी की ओर से जो बातें कही गई थी, पहले तो उनका आप जवाब दे दीजिएगा, और उसके बाद में जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि सरकार जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है, आमजन के फायदे के लिए काम नहीं करती, लेकिन सरकार इस बात का जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, आप लोगों के कार्यकाल था, उस दौरान अच्छे अगर कामकाज आप लोगों की ओर से किए जाते तो सत्ता में उनकी सरकार नहीं बनती। प्रीति जी, मेरे मित्र ये अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद तो इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने पहले गोली और लाठी खाई थी राज्य प्राप्त करने के लिए, और अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में विकास के लिए भी लाठी गोली खानी पड़ रही हो। ये सड़क गिना रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी कई सड़कें, लेकिन
गैरसैंण में अभी वो कलंक लगा है कि एक सड़क को मांगने के लिए ये सरकार इतनी निठल्ली और निकम्मी हो चुकी है। इन्होंने वहाँ पानी की बौछार और लाठियां महिलाओं को नहीं छोड़ा। 30 और 35 लगभग महिलाएं घायल की और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि अपने आप कहें, अरे गन्ना किसानों का आप गलत आंकड़े क्यों दे रहे हो? माफ करना जोशी साहब, मैं आपको बहुत बुद्धिजीवी समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कार्यकाल की वजह से ही आप पिछले 4 साल से आप कह रहे हैं हमारा जाते जाते भी हरीश रावत ने 283 करोड़ रुपया उन्होंने गन्ने का जमा किया था और केवल 85 करोड़ उसका बैलेंस था। तो आपको अगले साल देना चाहिए था। आप कह रहे हैं 150 करोड़। अरे झूठ आंकड़े, झूठ पर तो यार भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है भारी झूठी पार्टी। तो ये इन्होंने क्योंकि आरएसएस के ट्रेनिंग सेंटर में झूठ बोलना। बिल्कुल रतूड़ी जी, मैं आपकी और भी बात सुनती हूँ, चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए और अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर सीएम की ओर से बजट पेश किया गया और उसके बाद से लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सीएम की ओर से एक संतुलित बजट यहाँ पर पेश किया गया है और जिस तरीके से सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि सभी वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बजट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार की ओर से हमारे वर्ग का यहाँ पर खासा ख्याल नहीं रखा गया। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।